हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबने लास्ट लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा हिबिस्कस फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देखे थे। लाइक स्टेमन क्या होता है, पिस्टल क्या होता है, कार्पल क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हमने देखा था उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के बारे में। फॉर एग्जांपल आ जाइए एक बार, मैंने आप लोगों को बताया था ये होता है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें से बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, इन तीनों को साथ में मिला के बोलते हैं बेटा जी पिस्टिल और कार्पल। इसके बाद हमने पढ़ा था ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हम इसको बोलते हैं एंथर, इसको हमने बोला था फिलामेंट। इसके बाद हमने देखा था फ्लावर के ऊपर कुछ कलर्ड लीव्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेटल्स, कुछ ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं जिनको हमने बोला था सेपल्स। पेटल्स का काम क्या होता है? दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट। नेक्स्ट सेपल्स का काम क्या होता है मैम? सो सेपल्स होती हैं बेटा ग्रीन कलर की और ये क्या करती हैं? ये प्रोटेक्ट करती हैं फ्लावर को इन द बड कंडीशन। क्लियर हो गया आप लोगों को? इसके बाद हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, जिनमें से फर्स्ट कंडीशन थी कि प्लांट्स के पास यानी कि आपके फ्लावर के पास फीमेल और मेल पार्ट होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसके बाद हमने सेकंड कंडीशन देखी थी, तो सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा? सेकंड कंडीशन होनी चाहिए मैम गैमेट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, और हम फ्यूचर में देखेंगे गैमेट्स का फॉर्मेशन होने के बाद बेटा जी क्या होगा? गैमेट्स का फ्यूजन भी होगा। तो आई होप आप सबको इतना क्लियर हो गया होगा। आज हम डिटेल में बात करेंगे बेटा जी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, जिसको हमने एक टर्म दी थी एंड्रोसियम। आज हम डिटेल में बात करेंगे बेटा एंड्रोसियम के बारे में। क्लियर हो गया? तो ये क्विक रिवीजन था आप लोगों का। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए पहले लास्ट लेक्चर देख के आइए। लास्ट 2 लेक्चर्स हैं जो आप लोगों को देखने हैं, तभी आपको ये थर्ड लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक टर्म लेके आई हूं। प्लांट्स को हम, या फिर मैं बोलूं आपके फ्लावर को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब मैंने बोला कि जो फ्लावर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो आप मुझे बताइए क्या पूरा फ्लावर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, या उसका कोई पार्ट होगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा? जल्दी से थोड़ा सोचिए और फिर मैम को इसका रिप्लाई करिए। अब आप रिप्लाई कैसे करोगे? यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताइए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर का कौन सा पार्ट हेल्प करता है? कहते हैं क्या कंप्लीट फ्लावर होता है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, या सिर्फ उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? तो देखो बेटा, हमने पूरे फ्लावर को एक टर्म दे दी, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को फ्लोरल पार्ट, यानी कि फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हमने बोल दिया फ्लोरल पार्ट। अब देखिए इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, कुछ होते हैं बेटा इसेंशियल पार्ट एंड कुछ होते हैं आप लोगों के नॉन इसेंशियल पार्ट। तो इसेंशियल पार्ट कौन से होते हैं? इसेंशियल पार्ट वो होते हैं बेटा जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन द रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया? इसेंशियल पार्ट कौन से होते हैं बेटा? जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन द रिप्रोडक्शन। फिर मैम जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं बेटा जी नॉन इसेंशियल पार्ट। क्लियर हो गया? सो व्हाट आर द इसेंशियल पार्ट ऑफ अ so what are the essential part of a flower which directly involved in reproduction? जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा इसेंशियल पार्ट। अब आप मुझे जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में टाइप करिए कि कौन से पार्ट हैं जो कि इसेंशियल पार्ट होते हैं। देखो बेटा, अब आप सोचोगे मैम कमेंट सेक्शन में क्या ही फायदा है टाइप करने का, ये कोई लाइव क्लास तो है नहीं। मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या फायदा है। देखो
आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो चीजें हम अपने हैंड से एक बार लिख देते हैं वो डायरेक्ट हमारे माइंड के अंदर छप जाती है उनकी पिक्चर, है ना। अब आप किसी को मैसेज टाइप करोगे तो आप भूलोगे नहीं। मैं आपसे पूछूं ना कि आप अपने फ्रेंड को सुबह क्या मैसेज किया था, आपको पूरा याद होगा, हाँ हाँ मैम मैंने ये लिखा था, है ना। तो जब हम किसी चीज को टाइप कर देते हैं, किसी चीज को लिख देते हैं, तो वो हमारे ब्रेन के अंदर उसकी पिक्चर फिट हो जाती है ना। तो वो ये पिक्चर बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी आप लोगों के सामने, है ना। तो आप मुझे बताइए फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था। याद करिए, मैम ने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक टर्म दिया था मैम ने, क्या बोला था, इसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम। क्लियर हो गया। तो एंड्रोसियम क्या है बेटा, मेल पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। कैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है बताइए, इसके अंदर क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। वेरी गुड। अब मैम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, तो क्या उसके अंदर भी फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का? बिल्कुल होता है। याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये क्लियर किया था। तो क्या बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, बोलो जल्दी से, गाइनोसियम। वेरी गुड। तो गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम आर दी इसेंशियल पार्ट। आप लोगों ने एक सिंबल देखा होगा बेटा, एंड्रोसियम यानी कि मेल पार्ट का सिंबल ये होता है और फीमेल पार्ट का सिंबल ये होता है। अब कैसे याद रखोगे, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, लड़कियां होती है ना सिर्फ मिरर पकड़ लेती है हाथ में, तो ये मिरर जैसी स्ट्रक्चर है, यानी कि ये फीमेल है और ये स्ट्रक्चर, ये सिंबल किसका है, मेल का है। क्लियर हो गया। अब मैम नॉन इसेंशियल पार्ट कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करते रिप्रोडक्शन में, लेकिन इनका कहीं ना कुछ परसेंट रोल रहता है, यानी कि ये हेल्प करते हैं। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अब बोर्ड की तैयारी किसको करनी है, तो पूरा हार्डवर्क कौन करेगा, आप करोगे, यानी कि आप बोर्ड के लिए क्या हो, इसेंशियल पार्ट हो, अपने रिजल्ट के लिए आप क्या हो, इसेंशियल पार्ट हो। लेकिन मैम क्या है, नॉन इसेंशियल पार्ट है। मैम सिर्फ आप लोगों की क्या करेंगी, हेल्प करेंगे। वैसा नहीं है मैम यहाँ से जाएंगे और बायो का पेपर लिख के आ जाएंगे आप लोगों का, नहीं, मैम सिर्फ आपकी क्या करेंगी बेटा, हेल्प करेंगी, करना आपने ही है। सो ऐसे ही फ्लावर के जो नॉन इसेंशियल पार्ट होते हैं ये डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, ये सिर्फ इसेंशियल पार्ट की क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। तो सोचो कौन से पार्ट थे जो हेल्प कर रहे थे, कौन था जो फ्लावर को बर्ड स्टेज में बचा के रख रहा था ताकि वो बड़ा होकर रिप्रोडक्शन कर सके, बोलो जल्दी से। तो सेपल्स, सेपल्स क्या कर रहे थे बेटा, सेपल्स क्या होते हैं, जल्दी से बोलो। सेपल्स होती हैं मैम ग्रीन कलर की लीव्स जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं, कब मैम, बर्ड स्टेज के अंदर। सेकंड क्या था बेटा, सेकंड थे पेटल्स। पेटल्स क्या होती हैं मैम, ब्राइट कलर की लीव्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, ये अट्रैक्ट करती हैं बेटा किसको, इंसेक्ट को। मैं बार बार इंसेक्ट को अट्रैक्ट यहाँ पे क्यों करा रही हूँ, क्योंकि बेटा इंसेक्ट आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्शन में। कैसे, ये जो इंसेक्ट होते हैं बेटा ये होते हैं पोलिनेटर्स। पोलिनेटर्स क्या होते हैं, जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। पोलिनेशन के बारे में हम डिटेल में अभी बाद में पढ़ेंगे। अभी अब एक टर्म याद कर लो कि इंसेक्ट को मैम ने क्या बोला है, ये होते हैं बेटा पोलिनेटर्स। इंसेक्ट क्या होते हैं, ये पोलिनेटर्स होते हैं और ये हेल्प करते हैं पोलिनेशन में। क्लियर हो गया आप लोगों को इतना, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम डिटेल में बात करेंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, दैट इज एंड्रोसियम। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए बेटा अब हम डिटेल में बात करते हैं एंड्रोसियम के बारे में। तो एंड्रोसियम क्या होता है, ये होल्ड होता है स्टेमन का, यानी कि जब आपका जो स्टेमन है वो ग्रुप में प्रेजेंट होता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, एंड्रोसियम। यहाँ पे जो होल्ड वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ग्रुप। जब आपका जो स्टेमन है वो ग्रुप में प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्या टर्म देते हैं बेटा, एंड्रोसियम। ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं। सो एंड्रोसियम क्या है, सो इट रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोसियम क्या होता है बेटा, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोसियम आपके क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब हम बात करें बेटा ये जो स्टेमन होता है ये इसके कितने पार्ट होते हैं, तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज एंथर एंड सेकेंड इज फिलामेंट। ये स्ट्रक्चर आप देख भी सकते हैं, इसके ऊपर हमने पहले भी काफी बात की हुई है।
ये जो स्ट्रक्चर होती है ये एंथर होता है बेटा। ये जो लॉन्ग स्टॉक होती है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये जो लॉन्ग स्टॉक होती है इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्लियर हो गया। अब ये जो एंथर और फिलामेंट है ये आपका अटैच रहता है थैलेमस से। क्लियर है आप लोगों को इतना? लेकिन यहाँ पे टर्म लिखी हुई है बेटा, ये जो एंथर होता है आपका ये कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। एक और न्यू टर्म है, एंथर इज डाइथिकस इन नेचर। सो एंथर के आगे टू टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, एंथर इज बाइलोब्ड इन नेचर एंड एंथर इज डाइथिकस। तो क्या होता है बाइलोब्ड और क्या होता है डाइथिकस? आइए एक बार बात करते हैं। देखो बेटा, ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हमने क्या बोला? ये होता है एंथर। क्लियर हो गया। अब एंथर बाइलोब्ड है। बाई मतलब होता है बेटा टू, यानी कि लोब। यहाँ पे क्या है? दो लोब है। कैसे? देखिए, फर्स्ट लोब ये रही और सेकंड लोब ये रही। तो आप लोगों को दिख रहा है कि एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। फिर मैम ये डाइथिकस क्या है? डाई का मतलब भी टू ही होता है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना। सो कोई बात नहीं, डाई का मतलब भी यहाँ पे टू ही लिख लेते हैं। और थीकस का मतलब क्या होता है? तो थीका, ये थीकस वर्ड जो आया बेटा ये आया आपका थीका से। थीका होता है चैम्बर, लिख लेते हैं इसको। थीका क्या होता है? चैम्बर। अब मैम बाइलोब तो हमें समझ आ गया, एक लोब ये रही एक लोब ये रही। ये डाइथिकस कैसे होगा? डाइथिकस का मतलब है बेटा ये जो एक लोब आप लोगों को दिख रही है इसके अंदर दो चैम्बर होते हैं। क्लियर हो गया। दो चैम्बर कैसे मैम? एक चैम्बर ये रहा आप लोगों का और एक चैम्बर ये रहा आप लोगों का। तो जो आपका एंथर होता है ये डाइथिकस होता है, यानी कि इसके एक चैम्बर के अंदर कितने अंदर से चैम्बर हो गए? दो हो गए। क्लियर हो गया। यानी कि इसके एक लोब के अंदर कितने चैम्बर हो गए? आप इसे सिंपल्स में लिख सकते हो कि वन लोब इक्वल टू टू चैम्बर। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? एंथर की एक लोब, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको देख सकते हो, ये एंथर की एक लोब है, इसके अंदर कितने चैम्बर हो गए? दो चैम्बर। एक ये चैम्बर हो गया, एक ये चैम्बर हो गया। क्लियर हो गया। अब आपको पता होगा, आपने कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर पढ़ी होंगी, एंथर के अंदर क्या होने वाला है। तो मैम ने बताया था एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अंदर क्या बनेंगे? जल्दी से टाइप करो कमेंट सेक्शन में। इसके अंदर गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट्स कहाँ बनते हैं? इन्हीं चैम्बर्स के अंदर बेटा गैमेट्स बनते हैं। अभी हम डिटेल में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर, कि एंथर की स्ट्रक्चर कैसे होती है, और फिर हम बात करेंगे कि एंथर के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए बेटा, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, जो मेल पार्ट है, इसमें इसके इस पार्ट को बोला हुआ है डिस्टल एंड और इसके इस पार्ट को बोला हुआ है बेटा प्रोक्सिमल एंड। तो ये क्या है मैम? तो ये आपको थैलेमस के रेफरेंस में बोला गया है बेटा, कि जो पार्ट थैलेमस से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं, यानी कि इस पूरे स्टेमन का, एंथर और फिलामेंट को साथ में मिला के हमने क्या टर्म दी थी? स्टेमन। तो इस पूरे स्टेमन का जो पार्ट थैलेमस से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, और जो पार्ट थैलेमस के दूर है उसको बोलते हैं डिस्टल एंड। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो थैलेमस के पास है, जो पार्ट इस पूरे स्टेमन का जो पार्ट थैलेमस के पास है, तो पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल। क्लियर हो गया। तो जो पार्ट थैलेमस एंड और जो एंड थैलेमस से दूर है, डी से दूर, उसको क्या बोलेंगे? डिस्टल एंड। क्लियर हो गया। तो जल्दी से बताइए, जो पार्ट थैलेमस के पास है, स्टेमन का जो पार्ट थैलेमस के पास है उसको क्या बोलेंगे? पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल। और जो पार्ट थैलेमस से दूर है, डी से दूर और डी से डिस्टल, वेरी गुड, उसको क्या बोलेंगे? डिस्टल एंड। क्लियर हो गया। आई होप आपको इस पूरे में कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन बेटा फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैम जल्दी ही उसका रिप्लाई आप लोगों को करेंगी। ठीक है बेटा, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। सो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। सो बेटा इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे डिटेल में एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर हो गया। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।